हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्लास 12 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर करवा दिए हैं। आज जो मैं आपको कराऊंगा वो फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर होगा, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 से रिलेटेड है। इसका आने वाले पार्ट भी आएंगे, क्योंकि लेसन बड़ा ना हो जाए इस चक्कर में मैंने इन्हें पार्ट में डिवाइडेड करा है, ताकि आप इस लेसन को लेके अपनी समझ अच्छी कर सके। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन के पार्ट 1 को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट लिस्ट के बारे में। तो देखिए, सामाजिक संस्थाएं जो आपका चैप्टर का नाम है, तो सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो जाति, जनजाति और परिवार से संबंधित है इस चैप्टर में। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, ताकि मैं हर एक पार्ट में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टॉपिक आते हैं, उस टॉपिक के अंदर मैं वो सारे आपको कवर करा सकूँ। तो जैसे कि पार्ट 1 में मैंने जाति से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में बताया है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, जैसे जाति का क्या अर्थ होता है, वर्ण और जाति में क्या अंतर पाया जाता है, जाति व्यवस्था का क्या इतिहास है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उपनिवेशवाद और जाति व्यवस्था, जाति का समकालीन रूप, सांस्कृतिकरण, प्रबल जाति और वर्ग एवं जाति में क्या अंतर देखने को मिलता है। इससे जो अगली वीडियो आएगी वो जनजाति से रिलेटेड होगी और उससे अगली वीडियो आएगी वो सारा परिवार से रिलेटेड होगी, ताकि आप इस चैप्टर को लेके अपनी समझ को अच्छी कर सके। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस लेसन को। तो हमारा जो पहला टॉपिक शुरू होता है वो है जाति। पहला जो टॉपिक है वो जाति यानी कि कास्ट। तो देखिए, जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो भारत में हजारों सालों से प्रचलित रही है, यानी काफ़ी फेमस रही है, फिर चाहे वो आपका प्राचीन काल हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिकरण हो। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खान पान, विवाह करना, सामाजिक संबंधों इत्यादि से संबंधित बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। व्यक्ति के पास जितनी चाहे योग्यता हो वह उसमें चाह कर भी बदलाव नहीं कर सकता था। कहने का मतलब यही है कि जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है, अगर उसके अंदर गुण है, योग्यता है एक अच्छा इंसान बनने की, ताकि वो अपनी पोस्ट को काफ़ी ऊपर ले जा सके, लेकिन वो अपनी पोस्ट पर नहीं जा पाता। और इसका यही कारण था कि वो जिस जाति से संबंधित था उसे उसी जाति से रिलेटेड काम करने पड़ते थे। अगर वह कुमार जाति से है तो उसे कुमार से रिलेटेड जो काम होता था उसी से संबंधित उसे काम करने पड़ते थे। तो ये क्या थी, एक जाति व्यवस्था लोगों के लिए एक नकारात्मक पहलू मानी जाती थी। कूले जो एक बहुत महान विज्ञान समाजशास्त्री है, उन्होंने क्या कहा था कि कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः यानी पूरी तरह से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कह देते हैं। तो जैसे आप भी जान सकते हो कि जो जनरेशन बाय जनरेशन चलता आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, यानी वंशानुक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, परदादा, दादा, फिर पापा, पापा के बेटे, बेटे के बेटे, तो एक ही काम जो करते आते हैं उसे हम जाति कहते हैं। जाति शब्द जो है वो पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जन्म। तो इस प्रकार यह एक अंतर्वैवाहिक समूह है, यानी कि इंटरनली क्या है, मैरिज है, जिसकी सदस्यता जन्म के ऊपर आधारित होती है। तो आई होप अब आपको जाति से संबंधित चीजें पता चल चुकी होगी। आगे जो हम टॉपिक देखते हैं उसका नाम है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर। तो आइए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है रंग। और भारतीय समाज की बात की जाए तो प्राचीन टाइम में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था काफ़ी फेमस थी और उसमें 4 प्रकार के वर्ण बटे हुए थे। बात की जाए वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहले था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, फिर लास्ट में जो थे वो थे शूद्र। तो इन कैटेगरी से रिलेटेड जो जिसमें जन्म लेता था वो उसी कैटेगरी का हो जाया करता था। अगर बात की जाए इनके लेवल की, तो समाज के अंदर जो सबसे ऊंचा दर्जा था वो ब्राह्मणों को था और सबसे नीचे जो दर्जा था वो शूद्रों को था। अब इसके क्या कारण है, इसके क्या काम होते थे, तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक दैवीय व्यवस्था थी, जिसमें यह कहा गया था कि ब्रह्मा के मुक्त होने से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। और उसके बाद क्षत्रियों को कांधों का दर्जा दिया गया, वैश्यों को जांघों का और शूद्रों को चरणों का। तो इस कारण शूद्रों को एक अछूत समझा जाता था और साथ ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जैसे पार्क हो गया, मंदिर हो गया, इनमें जाने की मनाही हुआ करती थी।
ब्राह्मण जो थे वो शिक्षा देने का काम करते थे, क्षत्रिय जो थे वो देश की रक्षा करते थे और राज्यों को चलाते थे, और वैश्य जो थे वो व्यापार करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो इस प्रकार समाज कुछ इस वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। आगे हम बात करते हैं जाति की। तो जाति जो है वो एक व्यापक शब्द है, यानी बड़ा शब्द है जो किसी वंश को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि सभी शामिल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर स्लाइड में बताया था। आगे हम बात करते हैं जाति और वर्ण के बारे में कि क्या अंतर देखने को मिलता है। तो पहला जो है वर्ण जो है वो कर्म प्रधान है और जाति जन्म प्रधान है। तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि भारतीय समाज प्राचीन टाइम में क्या था कि अपने कर्म के आधार पे बटा हुआ था। कहने का मतलब जो ऊंचा दर्जा था वो ब्राह्मणों को था, नीचा दर्जा वो शूद्रों का था। तो इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी, और जबकि जाति व्यवस्था थी ये जन्म के आधार पे थी। अगर आप कुम्हार की जाति में जन्म लेते हो तो आपको कुम्हार से रिलेटेड जो काम करने होते हैं वही करने को मिलेगा, फिर चाहे आप अन्य जातियों की बात की जाए, राजपूत हो, मन्हार हो या फिर कोई अदर जाति हो। वर्ण व्यवस्था लचीली है जबकि जाति व्यवस्था कठोर है। अब देखिए वर्ण व्यवस्था लचीली इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो ब्राह्मणों को काफ़ी अच्छा दर्जा मिला हुआ है तो उनके लिए हर एक काम आसान हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शूद्रों के साथ असमानता, भेदभाव जैसा व्यवहार देखने को मिलता था। तो एक तरफ क्या थी वो लचीली थी, और जाति व्यवस्था की बात की जाए तो ये काफ़ी कठोर होती है। अगर आप जिस जाति में पैदा हुए तो आपको उसी जाति के नियम मानने पड़ते हैं, उसी जाति में विवाह करना पड़ता है, उसी जाति से संबंधित आपको जो आपके काम होते हैं वही करने पड़ते हैं। वर्ण की और जाति की दोनों की संख्याओं में भेद पाया जाता है। तो आप भी जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 प्रकार के वर्णों में बटी थी, और जबकि जाति की बात की जाए तो संख्या के मामले में जाति अपार है, यानी बहुत सारी देखने को मिलती है, और दोनों के बीच में शाब्दिक अंतर भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि वर्ण जहाँ क्रम प्रधान है तो वहीं जाति जन्म प्रधान है। तो आई होप अब आपको जाति और वर्ण से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आगे जो हम टॉपिक देखते हैं उसका नाम है जाति व्यवस्था का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट सिस्टम। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो भारत में हजारों सालों से प्रचलित है। जैसा कि आप भी जानते हैं जाति व्यवस्था अपने आप में भारतीय समाज में एक ऐसी संस्था थी जिसका उदाहरण संसार के किसी और देश में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जाति का जो प्रमुख आधार था भारत में वो था भेदभाव। चाहे कई आधारों पर और देशों में देखने को मिले, परंतु यहाँ पर क्या था, ये एक ऐसी मजबूत संस्था थी जिसे पूरे समाज में क्या कर रखा था, एक बांध कर रख रखा था। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खान पान, विवाह करना, सामाजिक संबंध इत्यादि सभी क्या होते थे, इनके लिए नियम बनाए जाते थे, और व्यक्ति के पास चाहे फिर जितनी मर्जी योग्यता हो उन्हें इस नियमों को मानना पड़ता था, और वह अपनी योग्यता में बदलाव भी नहीं कर सकता था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर उदाहरण भी दिए थे कि कुमार का बेटा कुमार ही होगा। प्राचीन समय से लेकर 20वीं शताब्दी तक जाति प्रथा के पांव भारतीय समाज में क्या थे, काफी मजबूती से बने हुए थे, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाति प्रथा कमजोर पड़ना शुरू हुई। विद्वानों, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, पश्चिमी शिक्षा जैसी प्रक्रियाओं ने जाति प्रथा को आज के समय में काफी कमजोर कर दिया है। हालांकि वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो जाति व्यवस्था अभी भी देखने को मिलती है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं जितना हमें अपने प्रीवियस टाइम में देखने को मिला था। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था कमजोर पड़ गई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये इसका जीता जाता उदाहरण आप आधुनिक समय में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे हम देखते हैं जाति की विशेषताएं। तो देखिए काफ़ी कॉमन सा है और एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जाति की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है और जाति कभी चुनाव कमीशन नहीं होती। हम अपनी जाति को बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, या हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते कि हमें जाति में शामिल होना भी है या नहीं। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंध कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह जो होती है वो सजातीय होती है, विवाह समूह के सदस्य में ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सजातीय, तो मैं आपको सजातीय और एक और वर्ड है विजातीय, इन दोनों का एक बार मतलब बताया था।
तो सजातीय की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है और इस विवाह में क्या होता है, एक बंधन बना माना जाता है जिसके अनुसार पुरुष और स्त्री एक निश्चित सामाजिक समूह के अंदर अपनी ही जाति के अंदर विवाह करते हैं। एक दूसरा वर्ड भी है जिसका नाम मैंने बताया था विजातीय। तो विजातीय में क्या होता है कि इसमें हम अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकते हैं, दूसरी जाति में विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर बात यहाँ पे अभी की देखी जाए तो यहाँ पे जातीय समूह में कठोर नियम पाए जाते हैं, इस कारण सजातीय विवाह में ही विवाह करना प्राथमिकता मानी जाती है। तीसरा हम देखते हैं जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने के बारे में भी नियम शामिल होते हैं कि किस प्रकार का खाना खा सकते हैं और किस प्रकार का नहीं। यह भी निर्धारित होता है कि हम किसके साथ खाना बांट कर खा रहे हैं और किसके साथ नहीं। तो आप समझ सकते हो कि कितना कठोर नियम है इसमें। जातियों में आपसी उप विभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियां देखने को मिलती है और कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती है, जिसे हम खंडात्मक संगठन कहते हैं। लास्ट जो है वो पारंपरिक तौर पे जातियां जो होती है वो व्यवसाय से जुड़ी होती है। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता है और वह व्यवसाय क्या होते हैं, हेरिडिटी से यानी वंशानुक्रम से संबंधित होते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर एक दूसरे में होते रहते हैं, जैसे परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से बेटा और बेटे से बेटों में। तो ये एक जनरेशन चलती रहती है। तो ये कुछ जाति की विशेषताएं थी। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आगे हम देखते हैं इस लेसन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि उपनिवेशवाद और जाति व्यवस्था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो साल 2011 और 13 में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। आइए जानते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद के स्थापित होने से पहले और स्थापित होने के कुछ समय तक जाति व्यवस्था काफी मजबूत तरीके से भारत में काम कर रही थी। लेकिन उपनिवेशवाद के स्थापित होने के बाद औपनिवेशिक शासकों ने भारत में बहुत सारे परिवर्तन किए, जिनका जाति व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में आए परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी शिक्षा के बारे में। तो देखिए इसमें क्या था कि उपनिवेशवाद में भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी गई। साथ ही इसमें स्त्रियों और निम्न जातियों के बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की गई, ताकि जो समाज में फैले भेदभाव को समाप्त किया जा सके और इसका सीधा प्रभाव जाति व्यवस्था यानी जाति प्रथा के अंदर कमजोरी देखने को मिली। दूसरा, सर्वेक्षण करवाना। तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि अपने शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए तो उन्होंने अलग अलग जातियों के बारे में क्या किया, सर्वेक्षण किया। उनके तौर तरीकों को जाना, उनके कामों को जाना कि वह किस तरीके से काम किया करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने सभी जातियों के बारे में काफ़ी डीपली अध्ययन किया। तीसरा, समाज सुधार। तो इसमें क्या था कि जो भारत के पढ़े लिखे विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने भारत के अंदर फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक समाज सुधार आंदोलन चलाया, ताकि ऐसी कुरीतियों को समाप्त किया जा सके, और अंग्रेजों ने भी इसमें इनका साथ दिया। चौथा था कि परंपरागत व्यवस्थाओं को कम करना। तो उपनिवेशवाद के आने से भारत में नए प्रकार के व्यवसाय भी खुले। उदाहरण के तौर पे जैसे उद्योगों का शुरू होना, स्कूल कॉलेज इत्यादि शुरू हो गए, दफ्तर खुल गए, जिससे लोगों को अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार काम मिलना शुरू हो गया, जिसने परंपरागत व्यवस्थाओं को कम करने में अपनी भूमिका निभाई। और लास्ट जो था वो निम्न जातियों का कल्याण, जिन्हें समाज में निम्न दर्जा प्राप्त था, उनके कल्याण यानी उनके विकास की बात की गई। तो अगर बात की जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनके कल्याण के लिए बात की गई थी, ताकि वह भी समाज में अपना विकास कर सके और समाज में अपना समान दर्जा प्राप्त कर सके। तो आई होप अब आपको ये जरूर पता चल चुका होगा कि उपनिवेशवाद के कारण जो जातीय व्यवस्था थी उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले। आगे हम बात करें जाति का समकालीन रूप यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में। तो देखिए, आजाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जिसमें दलितों को संगठित किया गया यानी जोड़ा गया, और इसके अंदर बड़े बड़े ऐसे समाज सुधारक जैसे कि ज्योतिबा फुले, पेरियर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने आंदोलनों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई, और इनके द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए गए, जैसे अनुसूचित जाति तथा जनजाति को आरक्षण प्रदान कराना। कि जब आप भी जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ 1947 के बाद, तो संविधान के निर्माण में आरक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई उन लोगों को जो कि समाज में निम्न जाति से संबंधित थे।
आधुनिक उद्योग में जाति प्रथा को खत्म किया गया। शहरीकरण द्वारा जाति प्रथा और ज़्यादा कमजोर पड़ी। अंतर्विवाह, आधुनिकरण व परिवर्तन से भी जो जाति प्रथा थी वो लचीली हुई, लेकिन कमजोर जरूर पड़ी, लेकिन खत्म नहीं हुई। और आज के समय में भी जाति प्रथा देखने को मिलती है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं जितना कि हमें अपने प्रीवियस टाइम में देखने को मिलती थी। आगे हम देखते हैं कुछ छोटे टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि पहला है संस्कृतिकरण। तो इसमें क्या था कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न जाति के सदस्य, खासकर मिडिल क्लास से रिलेटेड, जो कि उच्च जाति के धार्मिक क्रियाओं को, घरेलू या फिर सामाजिक नीतियों को अपनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहलाया जाता है। MN श्रीनिवास ने संस्कृति व प्रबल जाति की संकल्पना को बनाया था, जो कि 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रबल जाति के बारे में। तो वह जाति जिसकी बड़ी संख्या होती है और भूमि के अधिकार होते हैं, साथ ही राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से वह प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उन्हें हम प्रबल जाति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बिहार में यादव ज़्यादा है, कर्नाटका में बोकलिंग ज़्यादा है, महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादा है। तो ये प्रबल जाति के कुछ उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं इस लेसन के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्ग और जाति में अंतर, यानी कि क्लास और कास्ट में क्या डिफरेंट पाया जाता है। तो आइए जानते हैं दोनों के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की सदस्यता व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर होती है, यानी यहाँ पे एबिलिटी की बात की जाती है। वर्ग में हम एक दूसरे के वर्ग में विवाह कर सकते हैं, बिल्कुल। वर्ग में सामाजिक संबंधों तथा खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी कोई नियम नहीं होते कठोर। व्यक्ति कोई भी व्यवसाय को अपना सकते हैं। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता से अपना मार्ग भी बदल सकता है। वर्ग के बहुत सारे आधार होते हैं। उदाहरण के तौर पे वो धर्म से रिलेटेड हो सकता है, शिक्षा से रिलेटेड होता है, या फिर व्यवसाय से। वर्ग की कोई पंचायत नहीं होती। वर्ग में व्यक्तिगत योग्यता की प्रधानता को ज़्यादा समझा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जाति के बारे में यानी कास्ट के बारे में बात की जाए, तो जाति की सदस्यता होती है वो जन्म के ऊपर निर्भर होती है। जाति में हम दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते, यानी हमें सजातीय विवाह करना पड़ता है, जिसमें एक ही जाति के लोग आपसी में विवाह करते हैं। जाति में जातियों में संबंधों तथा खाने पीने पर भी क्या होती है, पाबंदियां होती है, कठोर नियम होते हैं। व्यक्ति का पेशा उसके वंश या फिर जाति के अनुसार तय होता है, यानी अगर वो कुमार जाति से संबंधित है तो कुमार से रिलेटेड जो काम किया जा रहा है वही उसे करने पड़ता है। व्यक्ति चाहकर भी या फिर योग्यता रखते हुए भी अपनी जाति को नहीं बदल सकता, क्योंकि कठोर नियमों में वह बंधा हुआ होता है। जाति का आधार केवल जन्म होता है और इसी के आधार पर उसका पेशा तय भी किया जाता है। जाति में व्यक्तिगत योग्यता का कोई मोल नहीं होता, यानी कोई वैल्यू नहीं होती। केवल आपके परिवार तथा जाति का महत्व ही जरूरी समझा जाता है। तो आई होप आप वर्ग और जाति में काफ़ी ईजी से डिफरेंट अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों ये वाला जो लेसन का पार्ट 1 था वो हमारा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने कुछ कॉमन से टॉपिक जाति से संबंधित पढ़े थे। आगे जो हम वीडियो में देखेंगे वो जनजाति से संबंधित होगी, जिसके अंदर हम कुछ और ज़्यादा बातों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर और अच्छा काम कर सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द ही मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।